हेलो दोस्तों, ऑनलाइन नॉलेज 360 में आपका स्वागत है। आज हम लोग रूस यूक्रेन विवाद पर निबंध लिखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे। तो यूक्रेन का रूस एवं पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती क्षेत्र होना, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, काला सागर क्षेत्र में रूस के हितों के साथ ही यूक्रेन में रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और यूक्रेन का नाटो की सदस्यता पाने का प्रयास के कारण रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को आक्रमण किया, जिससे दोनों देशों के बीच लड़ाई शुरू हुई। तो इंट्रो में हम लोग इतना ही लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बॉडी में आते हैं। तो वर्ष 1949 के तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में 12 देशों ने मिलकर नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नामक संगठन बनाया। 1982 तक 4 अन्य देश इस संगठन में शामिल हुए। सभी ने मिलकर सोवियत संघ को 25 दिसंबर 1991 में तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1952 से 1955 तक इसमें 3 देश शामिल हुए थे और जो चौथा देश शामिल हुआ था 1982 में वो स्पेन था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के टूटने से 15 देश अस्तित्व में आए, जिसमें यूक्रेन भी शामिल है। तो कौन कौन सा देश बना वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग रशिया और यूक्रेन के बारे में लिख रहे हैं तो कोशिश करेंगे उसी के आसपास फोकस रखेंगे। 1991 में यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वर्ष 1997 में रूस और यूक्रेन के बीच संधि हुई कि एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन की नज़दीकियां पश्चिमी देशों की ओर बढ़ने लगीं। देखिए, सभी को पता है कि 1945 से 1991 तक रसिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चला। तो कोल्ड वॉर क्या होता है? देखिए, जब दो या दो से अधिक शक्तिशाली देशों की सेनाएं आमने सामने नहीं होती है, यानी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उन देशों के बीच वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन यह अस्त्र शस्त्र वाले युद्ध से भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो यही कोल्ड वॉर यानी जो शीत युद्ध है, ये 1945 से लेके 1991 तक यूएस और रसिया के बीच रहा, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। इसके बाद जैसे ही रसिया का 1991 में विघटन हुआ 1991 में, तो ऐसा समझा गया कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। 1991 में विघटन के बाद रूस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। रूस आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ गया और उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अमेरिका का अकेले सामना कर सके, और अमेरिका अकेला सुपर पावर बनकर उभरा। उसके बाद कोल्ड वॉर के कई अन्य परिणाम भी हैं, जैसे ईरान और अफगानिस्तान की जो दुश्मनी है उसमें भी कोल्ड वॉर की एक अहम भूमिका है। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे अभी। कोल्ड वॉर का प्रभाव भारत पर भी पड़ा था। कश्मीर समस्या जो है उसका एक रीजन कोल्ड वॉर भी है, क्योंकि भारत की दोस्ती रसिया से था। आप सभी को पता है कि रसिया से हमारी दोस्ती काफ़ी पहले से है, तो अमेरिका कभी भी भारत की खुलकर सपोर्ट नहीं कर पाया। वो पाकिस्तान की खुलकर सपोर्ट करता था। फिर पाकिस्तान कश्मीर में उसी पैसे और सपोर्ट से आतंकवाद को बढ़ावा देता था और अभी भी बढ़ावा देता है। तो चलिए हम लोग ऐसे में आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2010 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। उन्होंने रूस से नज़दीकियां बढ़ाई। तत्कालीन यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी। साथ ही यूरोपीय संघ में शामिल होने के समझौते को भी खारिज कर दिया। आगे बढ़ते हैं। निबंध को हम लोग काल क्रमानुसार ही लिखेंगे। बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनियन लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। देश में भारी विरोध प्रदर्शन के कारण उन्हें वर्ष 2014 में अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता दिखाई।
और वर्ष 2014 में क्रीमिया नामक शहर पर कब्जा कर लिया तथा डोनबास शहर में अलगाववादियों की मदद की, जिसमें 14,000 से अधिक लोग मारे गए। तो डोनबास को अलग करने के लिए जो अलगाववादी थे उनको रसिया ने सपोर्ट किया था और वहाँ पे भीषण लड़ाई हुई थी। वर्ष 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने रूस और यूक्रेन के शांति समझौते की मध्यस्थता की, जिससे जंग खत्म हुई, लेकिन कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकला, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 तक 30 देश नाटो के सदस्य देश बने। वर्ष 2019 में यूक्रेन ने संविधान संशोधन कर खुद को यूरोपीय संघ और नाटो सैन्य संगठन का हिस्सा बनने का फैसला किया। पहले ही रूस के कुछ पड़ोसी देश नाटो के सदस्य देश बन चुके थे। इससे रूस को खतरा महसूस होने लगा। रूस की सीमा में लगे एक समृद्ध, आधुनिक, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूरोपीय देश के अस्तित्व को रूस के निरंकुश शासन के लिए खतरा माना जाता रहा है। यदि अन्य पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की तरह यूक्रेन के नेता अपने देश को सुधारने में कामयाब होते हैं तो पूर्व सोवियत देशों के लिए एक बुरी मिसाल कायम करेगा और रूसियों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करेगा, जो एक लोकतांत्रिक देश चाहते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से बना तनाव 22 फरवरी 2022 को युद्ध में बदल गया, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। 8 महीने से ज़्यादा होने के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में दोनों देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। उसने अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध के बदले यूरोप को गैस की आपूर्ति करने से मना किया है, जिससे यूरोप में ऊर्जा संकट गहराने लगा। यूरोप का 40% जो नीड है, एनर्जी नीड है, वो रसिया पूरा करता है। दुनिया भर में ऊर्जा, धातु, गेहूं, उर्वरक और अन्य वस्तुएं महंगी हो गई। रूस दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। वो दुनिया का बड़ा प्राकृतिक गैस, गेहूं, नाइट्रोजन, उर्वरक और पैलेडियम तथा तीसरा सबसे बड़ा कोयला निर्यातक देश है। अब यूक्रेन के बारे में बात करेंगे। यूक्रेन मक्का, गेहूं, सूरजमुखी तेल, धातु आदि का प्रमुख निर्यातक देश है। यहाँ पे कोमा है मक्का के बाद। इस युद्ध से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई, जिससे वैश्विक स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इस युद्ध के प्रभाव ने पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से अपनी चपेट में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में दुनिया के सबसे बड़े खराब मानव विस्थापन की आपदा आई, जिसमें 4 करोड़ से अधिक यूक्रेनियन को अपना घर छोड़ना पड़ा। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में अब परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया। तो यूएन की एक रिपोर्ट है जिसमें 70 लाख से ज़्यादा जो यूक्रेनी हैं वो यूरोप के अलग अलग देशों में चले गए हैं। देखिए, रूस से बहुत सारी जो इंटरनेशनल ब्रांड की जो कंपनियां हैं वो एग्जिट कर गई हैं और रूस को बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी निकाल दिया गया है। तो आप चाहो तो उन पॉइंट्स को लिख सकते हो या चाहे तो स्किप कर सकते हो उसको। और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे रशिया ने हाल ही में अभी जो 4 प्रांत है उसको इंडिपेंडेंट घोषित किया था, तो अब चाहो तो उन पॉइंट्स को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिससे रूस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। यदि परमाणु युद्ध हुआ तो लाखों करोड़ों मौतें होंगी, लोग भुखमरी के शिकार होंगे, जलवायु तंत्र भी प्रभावित होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग लास्ट कंक्लूजन देंगे। एक कोट के साथ हम लोग इस निबंध को ख़त्म करेंगे। तो जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, मानव जाति को युद्ध का अंत करना होगा, नहीं तो युद्ध मानव जाति का अंत कर देगा।
रूस और यूक्रेन को बातचीत और कूटनीति के रास्ते हल निकालकर आपसी विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए ताकि विश्व में शांति कायम हो। देखिए, इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, आप सभी को पता है। लेकिन चूँकि हम लोग रसिया और यूक्रेन के बारे में निबंध लिख रहे हैं, तो हम लोग भारत के संदर्भ में बात नहीं करेंगे। क्लियर है? देखिए, भारत वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाला देश है, यानी पूरा विश्व भारत का एक परिवार है। इसी विश्वास के कारण भारत प्रारंभ से ही विभिन्न महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव में सक्रिय भागीदारी निभाता रहा है। तो भारत दोनों देशों से आह्वान करता है कि जल्द से जल्द युद्ध को समाप्त करें और शांति कायम करें। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी टॉपिक पर आपको निबंध चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।